नमस्कार, एपीएन न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। और चलिए बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। जी हां, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जहां महागठबंधन के सीट बंटवारे के मुद्दे पर तनातनी अभी भी लगातार बनी हुई है। जी हां, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी जारी है और कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद आपस में ही चुनावी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। चुनाव के दौरान तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी लगातार चल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण गठबंधन के भीतर दरार पड़ गई है और आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की अपनी आधिकारिक सूची को भी जारी कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन फिलहाल तनातनी और भी ज्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि बिहार जो है वो चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और ऐसे में पहले चरण से पहले भी सीट बंटवारे को लेकर जो डिस्कशन है वो अभी अपने फाइनल मोड पे पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ जाएगा और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन के सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद के कई कारण भी हैं। तो आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस को 61 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि आरजेडी ने उन्हें कम सीटें दी हैं और उनके नेताओं को महत्व नहीं दिया गया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। गठबंधन बनाए रखने की कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से बात की है। तेजस्वी यादव से महागठबंधन की एकता बनाए रखने को उनके द्वारा कहा गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंच रहे हैं। महागठबंधन की एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा सके, इस तरह की अपील भी की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। मोहम्मद दानिश, देखिए, रोजाना ये सोचते हैं कि महागठबंधन की चुनावी तैयारियों का जिक्र हो सके, उनकी तैयारियों के बारे में पूछा जा सके, लेकिन फिलहाल बिहार जो है वो चुनाव के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है और सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसता हुआ। फिलहाल क्या कुछ और अन्य कारण निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये तनातनी कहीं खत्म नहीं हो पा रही? जी मनीषा, देखिए, जब से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई है और जब से नॉमिनेशन का डेट क्लियर हुआ, उसके बाद जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से महागठबंधन में लगातार जो है सीटों को लेकर जो है आपसी मतभेद होते रहे। साथ ही साथ जो मनचाहा सीट को भी लेकर जो है लगातार जो है आपसी मतभेद होने लगे थे। इसके बाद जो लास्ट स्टेज तक जो देखा गया कि सेकेंड फेज की जो नॉमिनेशन है उनके भी लास्ट डेट तक जो है टिकट बांटने का ही प्रोसेस चलता रहा। तो ऐसे में जो है लगभग कुछ सीट पर जो है महागठबंधन के आपसी लड़ाई भी देखने को मिल रहा है। लगभग 15 सीट जो है माना जा रहा है कि 10 से 15 सीट पर जो है महागठबंधन जो है आपस में भी भिड़ सकते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि अब जो हो चुका है, नॉमिनेशन हो चुका है, उसको लेकर जो है एक बैठक होने के बाद जो है उस पर लगातार जो है हम लोग विचार करके जो है उसमें एक निकाला, क्योंकि इस बार जो है दो कोणीय मुकाबले के चक्कर में जो है इस बार 3 कोणीय मुकाबले हो गए। तो यही खबर है कि कल आज जो है अशोक गहलोत और बिहार प्रभारी जो है कांग्रेस की वो पटना पहुंच रहे हैं और कल हो सकता है, जो सूत्र हमारे बताते हैं कि कल हो सकता है कि महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, अगर आज बात बन जाती है तो। दूसरी तरफ जो है लगातार जो है ये देखा जा रहा है कि जो एनडीए के हैं
जो वो पूरे चुनावी माहौल में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है कल से सभा को संबोधित करने के लिए निकल गए थे। कल 2-3 जगह जो है मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित भी किया। तो एनडीए अपनी पूरी फोकस लेकर जो है वो अपने चुनावी दानिश, एनडीए पूरे फोकस के साथ उतर रही है और ऐसे में देखिए महागठबंधन की बात अगर कांग्रेस लगातार करती है तो इसे ये भी समझ में आना चाहिए कि आरजेडी एक तरीके से लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में, और अगर उसी को वो सीटें नहीं दे रही है तो इसका खामियाजा संपूर्ण महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। जी जी मनीषा, देखिए पिछले चुनाव में भी जो है लगभग यही देखा गया था। जो आरजेडी जो है 100 कुछ सीट पर लड़ी थी, जिसमें से उनको 79 या 78 सीट निकली थी। दूसरी चीज है कि कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी थी, जिसमें उनको मात्र 19 सीट आई थी। तो इस वजह से आरजेडी इस बार कोई चूक नहीं करके जो है वो नंबर ऑफ अमाउंट में जो है वो लड़ना चाह रही है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा सीट जो है आरजेडी के पक्ष में आए, तो क्योंकि सरकार बनाने में सहयोग हो सकते हैं। ये चीज कांग्रेस बार बार समझ नहीं रही है और कांग्रेस भी चाह रही कि उनको नंबर सीट ज्यादा मिले कि उनके भी एक दावेदारी बने रहे। इधर मुकेश सहनी लगातार जो है वो उप मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपसी मतभेद के चक्कर में जो है ये हो रहा है, पेच फंसता जा रहा है। ठीक है दानिश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। अगली बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार वाड़ा विवाद पर बवाल होता हुआ पुणे के शनिवार वाड़ा नमाज विवाद में अब एक्शन होता हुआ भी नजर आया है। अज्ञात मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा दुर्ग में नमाज अदा करने वाली 3 अज्ञात महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। बताते चले कि इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और अन्य संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था। पेशवा काल में निर्मित शनिवार वाड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक संरक्षित हेरिटेज मॉन्यूमेंट यानी कि धरोहर स्मारक है। पुणे का ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा एक बार फिर से विवादों के घेरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक आयोजन को लेकर शुरू हुआ मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है और उधर हिंदू संगठनों का कहना है कि शनिवार वाड़ा हिंदू विरासत स्थल है, जहां किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के आयोजनों पर तुरंत रोक लगाई जाए। वहीं इस पूरे विवाद पर पुणे की सांसद मेधा कुलकर्णी ने भी तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई तो हम भी उसी जगह पर हनुमान चालीसा और आरती करेंगे। इस बयान के बाद शहर का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शनिवार वाड़ा और आसपास के इलाकों में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी पक्ष को उकसाने वाली गतिविधि पर रोक के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वजीत सोनी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वजीत, तो पुणे के शनिवार वाड़ा नमाज विवाद में बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया और अज्ञात मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो किस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है और जो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं उनसे बातचीत में क्या कुछ मेन खुलासे होते हुए? जिस तरह से जो है शनिवार में नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, इसके बाद पुलिस ने विश्रामबाड़ी पुलिस स्टेशन में जो पुणे सिटी के अंडर में आता है उसमें अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद उनकी लगातार जो है तफ्तीश की जा रही थी। हालांकि इस विवाद को लेकर कई राजनीतिक मोड़ भी दिए गए हैं, राजनीतिक बयान भी किए जा रहे हैं। हाल ही में अभी नीतीश राणे ने भी कहा है कि नमाज जहां पे पढ़ना चाहिए वहां पढ़े। हालांकि नमाज पढ़ने के बाद जो है कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का जो प्रयास है वो किया गया है। हालांकि पुलिस ने बड़े पैमाने पर वहां पे पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि अब इसको लेकर भी जो है नमाज अदा करना किस वजह से किया गया था, क्या उनकी मंशा थी, इसके पीछे क्या रहस्य, इसकी जांच पूरी तरह से की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधि भी इस मामले को दी जा रही है और वहीं पूरी तरह से इस मामले पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही गई है। अन्यथा वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। हालांकि कल इस मामले पर मोर्चा भी निकाला गया था। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही जो आरोपी महिलाएं हैं उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर नमाज अदा क्यों किया गया, हालांकि इस पे और क्या उनकी मंशा थी, इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है। जी सर्वजीत, तो देखिए मामले की जांच चल रही है और ऐसे में कोर्ट का रुख क्या कुछ आधिकारिक बयान क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस पर?
जिस तरह से इसमें भारतीय जो है इसमें एएसआई की तरफ से जो कंप्लेन की गई है, हालांकि ये पूरा जो मामला जो 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 ऐतिहासिक धरोहर है इसका देखरेख पूरा केंद्र के पास है। इस मामले को लेकर भी इनको अनुमति किसने दी? हालांकि अंदर ये लोग गए थे तो क्या एज ए टूरिस्ट बन के गए थे, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन वहां पर नमाज अदा किया गया, नमाज का वीडियो बनाया गया, सीसीटीवी फुटेज वहां पे निकाले गए थे। इस मामले को लेकर जब वायरल हुआ था, तब इस मामले को लेकर जो हिंदू संगठन ने शिकायत की थी, तब ये मामला पुणे सिटी में दर्ज किया गया था। हालांकि इसकी भी जांच की जा रही है पूरे मामले की। जी ठीक है सरबजीत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली एनसीआर की हवा से संबंधित, जो कि लगातार प्रदूषित होती जा रही है। जी हां, दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुल चुका है। दीपावली के दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर की आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली पड़ती हुई दिल्ली एनसीआर के आसमान में धुंध का एक गहरा साया छाता हुआ। तो दीपावली के दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बरकरार है। हवा दम घोंटू बनी हुई है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली का औसत AQI 345 से 380 के बीच है। वहीं दूसरी ओर ग्रेड 2 पूरी तरह से लागू है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के RK पुरम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। दीपावली के बाद पटाखों के धुएं और अन्य मौसमी कारकों के कारण धुंध और स्मॉग की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक और गंभीर होती जा रही है। यह स्थिति न केवल दिल्ली बल्कि पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में चिंता का विषय बनी हुई है। तो बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। लगातार ग्रेड 2 लागू है, बावजूद इसके प्रदूषण नियंत्रित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दीपावली के दूसरे दिन भी प्रदूषण बरकरार है। हवा जो है वो दमघोंटू होती जा रही है। सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन महसूस हो रही है, जो कि झारखंड से सामने आ रही है। बताते चले कि झारखंड में चौथी सेफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इन दिनों आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को बताते चले कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया जाएगा। चैंपियनशिप में पाकिस्तान को छोड़कर 6 देश हिस्सा लेंगे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को बिरसा मुंडा पहुंचेंगे और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चौथी सेफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। खेल निदेशक शेखर जमुआर ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया है कि शाम 6 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर कुल 6 देश हिस्सा ले रहे हैं। और इस 3 दिवसीय आयोजन में कुल 300 एथलीट पुरुष और महिला हिस्सा ले रहे हैं और 35 से अधिक स्पर्धाओं में भाग लेंगे। और चलिए इससे बीच अगली बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। अगली बड़ी खबर माफी चाहेंगे मध्य प्रदेश से सामने आती हुई, जहां मध्य प्रदेश के भिंड में मारपीट का मामला सामने आया है। बताते चले कि मध्य प्रदेश के भिंड में अपहरण के बाद मारपीट का मामला सामने आया और फिर जबरन पेशाब भी पिलाया गया। तो काफी संगीन मामला है और दलित युवक के साथ ये बर्बरता का मामला मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आता हुआ। मध्य प्रदेश से सामने आया है दलित युवक के साथ बर्बरता का मामला। तो चिंताजनक विषय, गंभीर मामला मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आता हुआ। बताते चले कि जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक दलित युवक के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला प्रकाश में आया। आरोप है कि 3 युवकों ने एक दलित ड्राइवर को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की थी और शराब भी उसे पिलाई। जबरन पेशाब पिलाने की घृणित हरकत भी कर डाली। पीड़ित को गंभीर हालत में मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। तो एक तरीके से संगीन जुर्म की श्रेणी में इस मामले को रखा गया है। मध्य प्रदेश के भिंड से ये मामला सामने आता हुआ, जहां दलित युवक के साथ बर्बरता की गई, अमानवीय हरकत की गई है और फिलहाल
अभी युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताते चले कि मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर करोड़ीलाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली गई है। तो मध्य प्रदेश के भिंड से ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं तस्वीरों के साथ, जहां पर एक दलित युवक के साथ, जो कि ट्रक ड्राइवर था, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। और इससे बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष, तो दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का ये मामला सामने आया है। फिलहाल पूरा मामला क्या कुछ है, आखिर क्यों ये अमानवीय कृत्य किया गया, आधिकारिक बयान क्या कुछ इस पूरे मामले पर? बिल्कुल मनीषा, देखिए ये जो मामला है मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाला मामला है। एक दलित के मारपीट, अपहरण के बाद मारपीट का आरोप लगा हुआ है उसमें, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको जो आरोपी हैं उन पर ये आरोप लगाया गया है कि पेशाब फैलाने का जो आरोप लगा है ये बड़ा बड़ा गंभीर आरोप है। तो फिलहाल अभी तक जो मामला में सामने आया है उसमें अभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, और जैसे ही जानकारी लगी है तो एसपी कलेक्टर सभी भिंड जिला अस्पताल युवक से मिलने पहुंचे थे। और फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है। जी ठीक है संतोष, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर सरेआम एक युवक की हत्या कर दी गई है। जी हां, प्रयागराज में एक युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि ईंट पत्थर से मारकर युवक की हत्या की गई और घटना से नाराज भीड़ ने हंगामा और तोड़फोड़ भी किया। तो प्रयागराज में सरेराह युवक की हत्या का मामला सामने आया है और ईंट पत्थर से मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। घटना से नाराज भीड़ ने हंगामा और तोड़फोड़ की। प्रयागराज में बेखौफ युवकों ने दिन दहाड़े रविंद्र पासी की ईंट पत्थर मारकर हत्या कर दी और घटना से नाराज घर वालों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और बताते चले कि आरोपित पक्ष दूसरे समुदाय के हैं, जिसकी वजह से तनाव व्याप्त है। पुलिस गुस्साए घर वालों को समझाने में जुटी हुई है और बताया गया है कि धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीमसराय मुंडेरा निवासी रविंद्र कुमार सोमवार दोपहर मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप के पास किसी काम से गया था। तभी वहां दूसरे समुदाय के कई युवक आ गए, जिसने पुरानी रंजिश को लेकर विवाद खड़ा कर दिया और झगड़ा बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पथराव भी जमकर हुआ और तभी रविंद्र पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। तो प्रयागराज में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या का मामला देखिए प्रकाश में आया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासनिक टीम भी वहां पर पहुंची। पूरे मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने पूरे मामले की आपबीती पुलिस के सामने भी साझा की। बताया जा रहा है कि धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीमसराय मुंडेरा निवासी रविंद्र कुमार की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल व्याप्त है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के एक बयान पर पलटवार किया है। जी हां, आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने कभी उनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते, और इसलिए कहते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि गद्दी विरासत में मिलती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो कि अखिलेश यादव पर एक बड़ा पलटवार है। तो बुद्धि विरासत में नहीं मिलती और उसके लिए प्रयास करना होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके जीवन भर उनका बचपन नहीं जाता है और इस प्रकार की हरकतें वो कर ही देंगे, और यही हरकत आज भी वो करते आए हैं।
उन्होंने कहा कि ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। विकास परिषद अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी। आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।